स्वागत है आपका खबरदार में। आइए अब खबरदार की शुरुआत करते हैं, विस्तार से खबरों को देखते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट दिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन का तोहफा दिया और 3 जनवरी से बच्चों को भी वैक्सीन लगनी अब हमारे देश में शुरू हो जाएगी। आपको याद होगा जब कोरोना वायरस की पहली लहर पर कहा गया था कि ये बुजुर्गों पर ज्यादा बुरा असर डालती है, उसके बाद दूसरी लहर में कहा गया था कि ये युवाओं पर बुरा असर डाल रहा है और तीसरी लहर के बारे में ये आकलन लगाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होगा। इस आकलन का एक कारण ये भी था कि बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं बनाई गई थी, लेकिन अब बच्चों के लिए वैक्सीन बनाई जा चुकी है और कल ही डीसीजीआई ने 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी और जैसे ही मंजूरी मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि अब 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिकॉशन डोज का भी उल्लेख किया। हमारे देश में इस समय 15 से 18 वर्ष के बीच के करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें 3 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा हमारे देश में करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हैं जिन्हें प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इसे आप बूस्टर डोज भी कह सकते हैं। ये बूस्टर डोज फिलहाल फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 60 वर्ष के ऊपर के करीब 11 करोड़ हमारे देश के बुजुर्गों को भी लगाई जाएगी। बिल्कुल जिस तरह से यह मान्यता है कि क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज आकर बच्चों को तोहफे बांटते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के बीच सांता की तरह आकर बच्चों को वैक्सीन दिए जाने का ऐलान किया, यानी कि वैक्सीन का गिफ्ट दिया। कोरोना संक्रमण के खिलाफ चल रही जंग में भारत का एक और बड़ा दांव। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने दिया बच्चों को कोरोना वैक्सीन का तोहफा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। अब देश के बच्चे डर कर नहीं, सावधान रहकर करेंगे कोरोना वायरस का मुकाबला, क्योंकि उन्हें मिल गया है वैक्सीन का सुरक्षा कवच। नहीं, पहले क्या था कि वैक्सीन नहीं थी तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा था, तो अभी जो वैक्सीन आई है उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि अब स्कूल में जा पाएंगे, दोस्तों से मिल पाएंगे, टीचर से मिल पाएंगे। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वैक्सीन लगने वाली है। 15 to 18 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीन लगना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको कोचिंग जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है। हम कितना भी प्रिकॉशंस ले लें, कितना भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हो जाएं, पर हम घर में आके टेंशन रहता है, मन में एक टेंशन बना रहता है। पीएम मोदी ने कल वो कहा जिसका इंतजार देश के करोड़ों माँ बाप को था। पीएम मोदी ने कल वो ऐलान किया जो देश के भविष्य के हित में जरूरी था। क्योंकि अब भारत में करीब 89% आबादी को एटलीस्ट 1 शॉट मिल चुका है और 60 से अधिक फीसदी एडल्ट आबादी को 2 शॉट्स मिल चुके हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा सा रिस्क है और उस बाबत बच्चों का टीकाकरण, खासतौर से 15 से 17 साल के बच्चों का टीकाकरण एक सही और अच्छा निर्णय है। यह बहुप्रतीक्षित था, पेरेंट्स को भी इसका इंतजार था। खासतौर से बच्चों में जो बड़े बच्चे होते हैं, तुलनात्मक रूप से गंभीर बीमारी होने का खतरा अन्य बच्चों से अधिक होता है, तो बड़े बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। यह अच्छी शुरुआत है। नए साल पर ओमिक्रॉन के खतरे से लड़ने के लिए नई जंग की तैयारी शुरू हो गई है। वो तारीख नोट कर लीजिए जिस दिन आपको भी इस जंग में उतरने से पहले सुरक्षा कवच पहनने हैं। 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे तैयार रहें वैक्सीन की पहली डोज के लिए। 10 जनवरी को हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स तैयार रहें वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए। 10 जनवरी को ही 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग भी कमर कस लें ओमिक्रॉन से चल रही जंग में वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए।
इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे थे कि ओमिक्रॉन को कड़ी टक्कर देने के लिए बच्चों को वैक्सीन और बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की जरूरत है और इसी वजह से ये बड़ा निर्णय लिया गया। जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन जो है 10 से 11 महीने पहले लगी थी और अब समय आ गया है कि उनकी इम्यूनिटी वेन ऑफ हो रही है, तो उनको भी हम प्रोटेक्शन दे दें। क्योंकि अगर हम कोरोना वॉरियर्स को प्रोटेक्टेड रखेंगे, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज या हॉस्पिटल के स्टाफ को प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो अगर खुदा नहीं खास्ता हमारे देश के अंदर वेव आती है ओमिक्रॉन की, तो वो सक्षम रहेंगे हम सबको बचाने के लिए। और दूसरा ये भी है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके पास पेशेंट्स के साथ में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, तो वो सुपर स्प्रेडर भी एक्ट कर सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से 60 साल से वृद्ध जो व्यक्ति हैं और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको भी बचाव करना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। बच्चों की वैक्सीनेशन के अहम फैसले ने अभिभावकों को खुश कर दिया है। दरअसल माँ बाप को वैक्सीन लग चुकी थी, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक नहीं थी। इसी वजह से उन्हें बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। बिल्कुल बहुत सराहनीय कदम है सरकार का, और बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो वो हम ना स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जा पा रहे थे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, घर बैठे बैठे 2 साल हो गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जो ये इन्होंने वैक्सीनेशन, अब हम निडर होकर बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज सकते हैं। कह रहा हूँ बच्चे जब तक सेफ नहीं है तब तक हम सेफ नहीं है। हम बच्चों के लिए जी रहे हैं और किसी के लिए नहीं, क्योंकि बच्चों के, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों के लिए भी ये शुरू कर देना चाहिए। 5 से और 18 साल तक के बच्चों के लिए भी सरकार को जल्दी फैसला लेना चाहिए। इससे हम लोग सेफ रहेंगे, हम खुश रहेंगे इस सरकार के फैसले से, और भी ज़्यादा खुश होंगे। आप कितने साल के हैं? हम 16। आपको अब डोज मिलेगा, कैसा लग रहा है कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत टाइम से ट्यूशन्स हो गया, पढ़ाई को भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ट्यूशन्स हो रही है एंड ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है, कोई खेलने जा नहीं पाता एंड हम बहुत सारी आउटडोर करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बंद हो गई हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए अगर वैक्सीन लग जाएगी तो हम भी सेफ रहेंगे एंड अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा रहेगा। आपको कैसा लगता है फैसला? इसमें 2 राय वाली बात नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, इसमें वैक्सीन लगनी चाहिए जिससे कि हमारी पढ़ाई भी कंटिन्यू में रहे और हम बाहर भी जा सकें। बच्चे भी इस खबर को सुनकर खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही उन्हें भी वैक्सीन लगने वाली है। बच्चों को भी संक्रमित होने का डर था, वो स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे, कब कहां किससे संक्रमण हो जाए उन्हें पता नहीं चलता था, लेकिन अब उनके अंदर से ये डर खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट के इस पॉजिटिव स्टेप की बहुत आई अप्रिशिएट। एक्चुअली मैं मदर हूँ 15 साल के बच्चे की, और पिछले 2 साल में मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि बच्चे की सोशल इंटरेक्शन स्किल्स बिल्कुल गायब हो गई हैं। पब्लिक स्पीकिंग तो पूछो ही मत, वो सबके सामने बोलने से भी डर रहे हैं। जबकि स्कूल जाते हैं तो ये सब चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी वैक्सीन लगेगी तो वो स्कूल जा पाएंगे। सो आई रियली अप्रिशिएट कि सब जो लास्ट 2 इयर्स में उन लोगों ने बियर किया है वो सब ओवरकम होगा। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बहुत ही बड़ा स्टेप था और बहुत ही अच्छा स्टेप था, एकदम अच्छी टाइमिंग पे लिया गया है ये स्टेप, ताकि जो हमें दिक्कत आ रही थी ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह में, जो बच्चों के पास गैजेट्स अवेलेबल नहीं थे और बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही थी, तो उसमें काफ़ी सॉल्यूशन मिला है इस चीज़ में। और सारे जो बच्चे ऊपर ऑनलाइन स्टडीज़ कर करके मन नहीं कर रहा था किसी का भी करने का, तो स्कूल में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनता है, तो हम वहाँ जाके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा वापस हमें सबसे मिलना जुलना। वैक्सीन की बूस्टर डोज की खबर से देशवासियों को खुशी है, लेकिन कुछ सवाल भी उनके जहन में है, जैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और 3 जनवरी को कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी। फिलहाल देश के बच्चों के लिए केवल 2 कंपनियों की वैक्सीन को ही DCGI की मंजूरी मिली है। इस लिस्ट में पहला नाम है जायडस कैडिला। जायडस कैडिला की वैक्सीन 3 डोज वाली है। जायडस कैडिला को अगस्त में मंजूरी मिली और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को कल ही DCGI ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो फिलहाल कोविन पोर्टल के जरिए ही रजिस्ट्रेशन होता आया है। मुमकिन है कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि इसको लेकर अभी कुछ और कहा नहीं गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बच्चों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए जा सकते हैं या फिर स्कूल कॉलेजों में वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया के कई देशों में बच्चों को काफी पहले से वैक्सीन लगाई जा रही है। इस रेस में भले ही भारत ने सोच विचार करने में देर की हो, लेकिन जहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो भारत दुनिया के सभी देशों से कहीं आगे है। हर भारतवासी
इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। देश में कोरोना के वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। इसमें टारगेट है कि हर देशवासी को कोरोना की वैक्सीन लगे। उम्मीद है कि बच्चों को भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाएगी। भोपाल से रविशपाल सिंह, दिल्ली से अरविंद ओझा, सुशांत मेहरा, मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के संक्रमण काल में हमारे देश भारत ने अपने देश के भविष्य यानी कि बच्चों को वैक्सीन दिए जाने का ऐलान कर दिया और इससे इस युद्ध में एक मजबूत शुरुआत हुई। लेकिन बच्चों को वैक्सीन दिए जाने के मामले में हमारा देश कई देशों से काफी पीछे। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें अलग अलग उम्र वर्गों के हिसाब से वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है। हमारे देश भारत में फिलहाल 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान किया गया, लेकिन 21 देश ऐसे हैं जहां 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, जॉर्डन, मोरक्को, नामीबिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, कोलंबिया, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और इसके अलावा 7 ऐसे देश हैं जहां 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इन 5 देशों में इटली, चेक रिपब्लिक, इजराइल, ओमान, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका हैं। इसके अलावा चीन, हांगकांग और अर्जेंटीना में 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन कोरोना की इस समय लगाई जा रही है और क्यूबा और वेनेजुएला में 2 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। फिलहाल हमारे देश भारत में जायडस कैडिला और कोवैक्सीन ही बच्चों को दी जाएगी, लेकिन कई वैक्सीन कंपनियां बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल कर रही हैं। मतलब आने वाले भविष्य में बच्चों के पास भी कई तरह के वैक्सीन के विकल्प होंगे। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए और दूसरे और तीसरे फेज का इस समय ट्रायल चल रहा है। कोवैक्सीन ये ट्रायल 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष तक के अलग ट्रायल भी कर रही है। 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अलग से ट्रायल भी चल रहे हैं। बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कॉर्बोवैक्स के भी दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं। ये कंपनी 5 से 18 साल उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन भी बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। भारत में भी 12 से 17 साल के बच्चों पर इसका ट्रायल चल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसी तेजी से वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज की जरूरत भी महसूस की जा रही थी और यही कारण है कि कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को वैक्सीन की सौगात दी, बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर वैक्सीन का तोहफा दिया। अब प्रश्न ये है कि बूस्टर डोज कितनी कारगर होती है और ओमिक्रॉन पर इसका कितना असर होगा। अभी हाल ही में WHO ने ही बूस्टर डोज को लेकर अपना रुख साफ किया। अभी तक वो बूस्टर को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी से बच रहा था, लेकिन अब WHO ने पहली बार कहा है कि फिलहाल हाई रिस्क वाले मरीजों को बूस्टर डोज दी जा सकती है। मतलब एक तरफ उसने बूस्टर डोज पर हामी भरी। ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया के 35 देश अपने नागरिकों को इस समय बूस्टर डोज दे रहे हैं और इस लिस्ट में अब हमारा देश भारत भी शामिल हो गया है। दो 2021 में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच वैक्सीन एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन इस किरण को बूस्टर के जरिए नई ऊर्जा दी जा रही है। वैक्सीन की 2 डोज को रक्षा कवच बताने वाले अब बूस्टर डोज को कोरोना का महाविनाशक बता रहे हैं। भारत में फिलहाल 50% लोग ही कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवा पाए, यानी देश की आधी जनसंख्या अभी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं है। शायद यही वजह है कि बूस्टर को लेकर सरकार अभी जल्दी में नहीं है। इसीलिए
खास उम्र और वर्ग के लोगों को ही ये दी जा रही है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया भी कुछ ऐसे ही शुरू हुई थी। फ्रंटलाइन और स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई, उसके बाद बुजुर्गों को दी गई, फिर 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिली, तब जाकर 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी गई थी। इसीलिए बूस्टर डोज के लिए खास वर्ग चुनना बस एक शुरुआत है। इसका स्वागत हर कोई कर रहा है। जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी, हमारा फर्स्ट या सेकंड डे जैसे ही आया हमारा नंबर, हम दोनों ही वैसे, क्योंकि विश्वास आगे बढ़ता गया, क्योंकि जब वैक्सीनेशन मोदी जी ने अपने ऊपर खुद लोगों ने देखा किस प्रकार से उन्होंने समर्पण भाव था, उनको विश्वास था, वो कॉन्फिडेंस हमारा आज भी बरकरार है। अगर आज वो कहते हैं कि बूस्टर डोज लगनी चाहिए, वेलकम, वी शुड बी वेलकम। दुनिया भर के वैज्ञानिक कह चुके हैं कि ओमिक्रॉन एक बड़ा खतरा है। 1 महीने के अंदर ही कोरोना का ये वेरिएंट 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। भारत के भी 17 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन के बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा वैक्सीन की 2 डोज इस वेरिएंट पर बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, इसीलिए अब बूस्टर डोज दिए जाने का कदम उठाया गया है। I would say get boosters for the high-risk people. I would also get boosters for healthcare workers. And the reason is, even if their disease is mild, if many healthcare workers get sick very, very quickly, even if they're mild disease and they're at home for 5 or 10 days, it will make it hard to run hospitals with many people out. So I would focus on healthcare workers. I would focus on high-risk people. I would get them a booster. I don't think at this point, with limited supply, I don't think everybody else needs a booster right away. Again, if we have plenty of vaccines, there's no downside. We should probably get boosters for everyone else. But I would make that a second priority. मैं चाहता हूं अब जो वैक्सीन आ रही है बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, मैं ये वैक्सीन बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे और अच्छी व्यवस्था देंगे। और इस समय बहुत जरूरत है, जिस तरीके से दिल्ली के केस बढ़ते जा रहे हैं, और मैं जनता से भी और सब साथियों से भी यही कहूँगा, वैक्सीन अवश्य लगाना, क्योंकि उसी वजह से आज हमारी दिल्ली सेफ रही है। बूस्टर डोज को लेकर एडिनबरा यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुकाबला करने में वैक्सीन की तीसरी डोज ज्यादा सक्षम है। ये ओमिक्रॉन के खिलाफ 57% ज्यादा सुरक्षा देती है। People who have taken booster doses and there are reports of breakthrough infections despite the booster dose. But I think one good thing which is emerging is that most of these patients, which are still in the rarity, have minor symptoms or asymptomatic. And usually the chances of developing a severe infection post-booster have been quite low. India, nobody has boosters, but I do believe that many people have had 2 vaccines and 1 infection. These 3 kits sort of can give you more of a protection. अब सवाल ये है कि बूस्टर के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन के लिए ज्यादा असरदार होगी। ये जानने के लिए इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने उन देशों के आंकड़े देखे जहां लोगों को बूस्टर डोज दी गई थी। वो देश जहां बूस्टर दिए गए हैं उनमें अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल है। इन देशों में देखा गया कि बूस्टर डोज दिए जाने के बाद कोरोना के मामले और उससे होने वाली मौतें कम हुई हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 9 जनवरी 2021 को औसतन 60,000 मरीज आए थे और करीब 900 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन बूस्टर डोज लगने के बाद आज औसतन 90,000 मामले आ रहे हैं, लेकिन मौतों का औसत 112 है। इसी तरह फ्रांस में अप्रैल 2021 के दौरान औसतन 45,000 मामले आ रहे थे और 288 लोगों की मौतें हुई। लेकिन बूस्टर डोज लगने के बाद अब हर रोज औसतन 56,000 मामले आ रहे हैं, लेकिन मौतों का औसत 162 हो गया है। जर्मनी में भी बूस्टर डोज के बाद स्थिति बदली हुई है। अप्रैल 2021 के मध्य तक कोरोना के औसतन 21,000 मामले आ रहे थे और 231 लोगों की मौत हुई। लेकिन बूस्टर के बाद ये स्थिति बदल गई है। कोरोना के मामले तो बढ़े, लेकिन मरीजों की मौत कम हुई।
यही ट्रेंड अमेरिका, इजराइल और यूरोप के बाकी देशों में भी देखने को मिला। इन आंकड़ों से ये बात साफ हो गई है कि बूस्टर डोज के बाद भले ही कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता हो, लेकिन मौत की आशंका कम हो जाती है। So when we think about vaccination and boosters, we have to think about the benefit of vaccination and boosting on each of these. So there may be a certain amount of benefit again in protecting against asymptomatic infections and very mild COVID-19. There may be a far greater benefit in preventing COVID-19 pneumonia or preventing severe COVID-19, that's preventing hospitalizations and death. बूस्टर की जरूरत को लेकर अब केंद्र भी गंभीर है। WHO की गाइडलाइंस को अपनाते हुए अब भारत में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज दी जाएगी, जो एक सराहनीय कदम है। और आने वाले वक्त में देश के सभी उम्र के लोगों को बूस्टर लगाना है या नहीं, ये फैसला वैज्ञानिक सलाह के बाद लिया जाएगा। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया में सबसे पहले बूस्टर डोज दिए जाने की शुरुआत इजराइल से हुई थी और उसके बाद अब तक 36 देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज लगा रहे हैं। इन देशों में से कुछ देशों की लिस्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देश शामिल हैं। ये वो देश हैं जहां कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी डोज, जिसे आप बूस्टर डोज भी कहते हैं, वो दी जा रही है। इसमें भी कई देशों ने बड़े पैमाने पर बूस्टर डोज अपने यहां के नागरिकों को लगाई है। आर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार दुनिया में 6% लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है और वो देश जहां बूस्टर डोज तेजी से लगाई जा रही है उनमें चिली, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल हैं। इन देशों में सबसे ज्यादा बूस्टर डोज लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ शहर के लिए अक्सर यह कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन अब यह शहर देश के दुश्मनों की तबाही के लिए विख्यात होने वाला है, क्योंकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस अब लखनऊ में बनाई जाएगी। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट और डीआरडीओ लैब का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। यूपी सरकार ने ब्रह्मोस यूनिट के लिए मात्र ₹1 की लीज पर 80 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन उपलब्ध कराई। अब लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट के नजदीक डीआरडीओ की नई लैब में रक्षा विभाग से जुड़े रिसर्च और विकास कार्यों को किया जाएगा और इसमें अगले 3 वर्षों में 100 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का लक्ष्य रखा है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में की जाती है। ब्रह्मोस करीब 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है और इसे कहीं से कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है। जमीन से हवा में मार करने वाली यह सुपरसोनिक मिसाइल है 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकती है। ब्रह्मोस की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसको दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते। आने वाले दिनों में इस ब्रह्मोस को तेजस और राफेल जैसे फाइटर जेट में तैनात करने की योजना भी है। नौसेना के वॉरशिप से लेकर भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान तक से इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। तो अब रूस के सहयोग से डीआरडीओ के साथ मिलकर लखनऊ में ब्रह्मोस का निर्माण किया जाएगा। इससे हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की छवि और भी मजबूत होगी। ये भारत का शांतिपूर्ण शक्ति प्रदर्शन है। ये वो हथियार है जिनकी तकनीक और क्षमता के पीछे भारत की आत्मनिर्भर सोच है। ये आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी महाशक्तियां हैं। ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ये हवा से हवा में, जमीन से जमीन पर और समंदर से समंदर में दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। इस मिसाइल से भारतीय सीमा के जल, थल और नभ की सुरक्षा कई गुना बढ़ गई है। सेना के हथियारों का आज का प्रदर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब उन देशों की श्रेणी में है जो अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपनी डिफेंस तकनीक और अपने हथियारों से कर सकता है। हम तो हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं। ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं कि लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहते। हम इसलिए बनाना, बैठ जाओ भैया,
हम इसलिए बनाना चाहते हैं भारत के पास ऐसी कम से कम ताकत हो, दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। भारत के पास न्यूक्लियर डिटरेंट होना चाहिए, भारत के पास इस प्रकार के कुछ डिटरेंट्स होने चाहिए ताकि दुनिया का कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण न कर सके। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते भारत के कदम है। दरअसल भारत दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2011 से 2015 के बीच भारत पूरे विश्व में बनने वाले हथियारों का 14% हिस्सा खरीदता था, लेकिन 2016 से 2020 के बीच ये आंकड़ा गिरकर 9.5% पर आ गया। जबकि अन्य खरीदार देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई है और यह आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का शुरुआती ट्रेलर है। भारत अब अपनी रक्षा स्वदेशी हथियारों से करने के मिशन में जुटा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे भारत ने पिछले 2 सालों में अहम उपलब्धियां हासिल की है। पिछले 2 सालों में रक्षा सामानों के एक्सपोर्ट के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुनिया भर के हथियार निर्यातक देशों की लिस्ट में भारत 19वें नंबर पर है। विश्व के 42 देशों को भारत रक्षा से जुड़े उपकरण बेचता है। अगर हम देश को एक सुपर पावर के रूप में देखना चाहते हैं तो बड़ा लाजमी है कि हम अपने हथियार प्रोडक्शन में कम्प्लीटली आत्मनिर्भर हों। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि हम कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हों जहां तक डिफेंस का ताल्लुक है। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि हर प्रकार से हम डिफेंस में आत्मनिर्भर होंगे और जो भी नया इक्विपमेंट बनेगा हिंदुस्तान में वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगा। आप जिन देशों को विश्व की महाशक्ति कहते हैं, उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया हथियार है। इस लिस्ट में अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश हैं। वर्ष 2020 में ही अमेरिका ने दूसरे देशों को हथियार बेचकर 37,700 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी तरह से रूस ने वर्ष 2020 में 23,800 करोड़ रुपए कमाए। फ्रांस ने भी हथियार बेचकर 14,800 करोड़ रुपए कमाए। यानी इन देशों ने हथियार बेचकर अपने देश में बने हथियारों से पैसा जुटाया और इन पैसों की मदद से रक्षा तकनीक विकसित की और अपने देश को और ज्यादा सुरक्षित और सशक्त बनाया। भारत सबसे ज्यादा हथियार भी रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस से खरीदता है। यानी दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश उन देशों से हथियार खरीदता है जो हथियार बनाकर ही विश्व की महाशक्तियां कहलाते हैं। इसीलिए महाशक्ति बनने की एक कसौटी हथियारों वाली आत्मनिर्भरता भी है। लखनऊ में आज जो हुआ वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है। लखनऊ वासियों को इस नई यूनिट को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहाँ के लोकल सांसद को, लोकल विधायक को इसके लिए बधाई देता हूं कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार के बेहतरीन कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ वासियों को उपलब्ध कराया है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समयबद्ध ढंग से सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार अपना पूरा सकारात्मक सहयोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को निरंतर देती रहेगी। लखनऊ में स्वदेशी तकनीक से तैयार हो रही ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरे हथियार देश के दुश्मनों को सीधे सीधे चेतावनी है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक शांति पसंद देश है, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करता है। ये हथियार आत्मनिर्भर भारत के सुपर पावर बनने की दिशा में सबसे बड़ी कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आज फिल्म स्टार सलमान खान के लाखों फैंस उस समय घबरा गए जब यह खबर आई कि सलमान खान को एक सांप ने डस लिया है। सलमान खान क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए पनवेल में अपने फार्म हाउस पर गए थे। वहां देर रात करीब 3 बजे एक सांप ने उन्हें काट लिया। इसके बाद सलमान खान को नवी मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां यह पता चला कि सलमान को काटने वाला सांप जहरीला नहीं था। करीब 6 घंटे तक अस्पताल में रहने के बाद सलमान खान को छुट्टी मिल गई और वो कल यानी कि 27 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाने के लिए पनवेल वाले फार्म हाउस पर वापस लौट आए। शुक्र है सलमान को काटने वाला सांप जहरीला नहीं था। शुक्र है सलमान को समय पर अस्पताल मिल गया। तैयारी जश्न मनाने की चल रही थी।
क्रिसमस और बर्थडे सेलिब्रेट करने सलमान अपने पनवेल के फार्म हाउस पर गए थे। वहीं पर सलमान को सांप ने काट लिया। सलमान खान अपना जन्मदिन किसी होटल, रेस्टोरेंट या डिस्कोथेक में मनाने की बजाय अपने फार्म हाउस पर मनाना पसंद करते हैं और इसीलिए वो अपने करीबी लोगों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट और बर्थडे मनाने के लिए अपने पनवेल के फार्म हाउस पर गए थे। वहीं पर सलमान को सांप ने काट लिया। सलमान को रात 3 बजे नवी मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 घंटे तक सलमान को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया ताकि शरीर में किसी तरह के बदलाव पर नजर रखी जा सके। आमतौर पर किसी जहरीले जानवर के काटने के बाद एक निश्चित समय तक शरीर में जहर का असर दिखाई पड़ता है, लेकिन सलमान के मामले में सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्हें जिस सांप ने काटा था वो बिना जहर का सांप था। इसीलिए सलमान खान की सेहत को कोई भी खतरा नहीं हुआ है। यही वजह है कि अस्पताल ने सुबह ही सलमान खान को छुट्टी दे दी है। इसके बाद सलमान फिर से अपने फार्म हाउस पर लौट आए। सुपरस्टार सलमान खान को उनके फार्म हाउस पर एक सांप ने काटा। घटना आज सुबह 3 बजे की है। तुरंत उनको नजदीकी कामोठे के एमजीएम अस्पताल में ले जाया गया, जो कि लगभग 10 किलोमीटर वहां से दूर थी। अच्छी बात ये रही कि सांप जहरीला नहीं था, इसलिए सलमान खान को कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया, फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद उनको वहां से डिस्चार्ज दे दिया गया। कोई भी सीरियस सिम्टम्स नहीं है और सलमान खान बिल्कुल स्वस्थ है। जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले सलमान के साथ हुए इस हादसे ने लाखों फैंस की नींद उड़ा दी, लेकिन शुक्र है सब ठीक है। उम्मीद की जा रही थी कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सलमान घर जाकर आराम करेंगे, लेकिन भाईजान ने अपने जन्मदिन पर पार्टी की कमिटमेंट कर रखी थी, इसीलिए फिर से वो फार्म हाउस लौट आए। वैसे सलमान खान को अपने फार्म हाउस और नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है। सलमान खान जब भी अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं वो अपने इसी पनवेल वाले फार्म हाउस पर आते हैं। लॉकडाउन के दौरान सलमान ने इसी फार्म हाउस पर लंबा वक्त गुजारा था। तब इसी फार्म हाउस में खेती करते हुए उनकी ये तस्वीरें वायरल हुई थी। सलमान अक्सर अपना जन्मदिन मनाना इसी फार्म हाउस पर पसंद करते हैं और इस बार भी वही तैयारियां हैं। आपको बता दें, सलमान खान का जो फार्म हाउस है वो पनवेल में है और जब भी सलमान खान को समय मिलता है वो अपने फार्म हाउस पर ही बिताते हैं। उनको ज्यादातर समय अपने फार्म हाउस पर बिताना, अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ उस फार्म हाउस पर समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। ये फार्म हाउस है, बहुत ही बड़ा है और आसपास जंगल और पहाड़ी इलाका भी है। सांप काटने की इस घटना में सलमान खान बहुत लकी है, क्योंकि सांप जहरीला नहीं था। वैसे ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। भारत में सांपों की करीब 236 प्रजातियां हैं और इनमें से ज्यादातर सांप जहरीले नहीं हैं, लेकिन जो जहरीले होते हैं उनके काटने पर जरा सी भी देर जिंदगी को खतरे में डालने वाली साबित होती है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर सांप काटने के बाद तुरंत प्राथमिक उपचार मिल जाए तो पीड़ित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, लेकिन प्राथमिक उपचार को लेकर लोगों में जानकारियां कम है। इसीलिए सांप के काटने के बाद सही समय पर सही इलाज से मौत को टाला जा सकता है। सांप के काटने पर घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घबराहट में अक्सर लोगों की मौत हो जाती है। मरीज को बिल्कुल चलने ना दे, क्योंकि मांसपेशियों की हलचल से जहर तेजी से फैलता है। घाव पर ज्यादा खून का प्रवाह रोकने के लिए तेज दबाव की पट्टी ना बांधे। मरीज को किसी भी तरह की पेन किलर या दवा बिल्कुल ना दे। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे। इंडिया में ऑलमोस्ट 58,000 डेथ्स पर ईयर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम समझ लें कि अगर हमको स्नेक बाइट होता है तो उसके बाद हमको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। उसमें सबसे पहले आता है काम रहिए, अपने माइंड को शांत रखिए, टेंशन मत लीजिए। दूसरी चीज है, इफ पॉसिबल एक डिजिटल फोटोग्राफ जरूर ले उस स्नेक का, ताकि जब आप हॉस्पिटल आए तो हम आइडेंटिफाई कर सके कि वो पॉइजनस स्नेक था कि नॉन पॉइजनस। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपने जिस एरिया में, जिस बॉडी पार्ट में स्नेक बाइट हुआ है उसको कंप्लीटली इमोबिलाइज करना है। और चौथी चीज है कि आपको एक स्प्लिंट यूज करना है। वो स्प्लिंट हो सकता है घर का कोई भी कॉटन ऑब्जेक्ट, वुडन पीस या फिर कोई भी कार्डबोर्ड, जिससे आप उस एरिया को इमोबिलाइज कर सके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमको कोई टाइट बैंडेज नहीं टाई करना है,
क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है और आपको गैंग्रीन होने की शक्यता है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि सभी सांप जहरीले होते हैं, लेकिन ऐसे सांपों के काटने से सिर्फ जख्म होते हैं। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।